अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन लाहौर। बेटे आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं और नए यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स। कल आपने देखा होगा कि ऑफ हो गया वो, चूंकि लिंक खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग इनहिबिटर्स की बात थोड़ी सी रह गई। तो आपसे जब बेटे जब कभी इनहिबिटर से एसोसिएटेड बेटे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो हम लोग उसको फिर वहां पे डील कर लेंगे। ठीक है, अभी हम बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ रहे होंगे। नहीं जी, बायो एनर्जेटिक्स की जब कभी आप बात करते हो तो हम लोग बेटे बात ये पढ़ते हैं कि बायो एनर्जेटिक इज एन क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो एक क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप का नाम है। यानी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके पास दो रिएक्शंस जो जिंदगी के अंदर चलते हैं, वो रिएक्शन किस तरीके से एनर्जी को यूज करते हैं और किस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास बायो एनर्जेटिक्स के अंदर दो मेन रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, वन इज नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। जी बेटे, बेटे इनहिबिटर का टॉपिक नहीं हुआ है। मैंने यही कहा कि हम लोग इनहिबिटर के टॉपिक को या तो डिस्कशन में डील कर लेंगे या आपकी जो क्यूरीज होंगी उसके ऊपर मैं इनहिबिटर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। वो असल में कल लिंक टाइम ऑफ हो गया था। तकरीबन वो एक सवा घंटे का लेक्चर होता है, कोई 10 एक मिनट इनहिबिटर्स को लगते हैं, लेकिन चूंकि वो उस वक्त टाइम नहीं था, इस वजह से हम कर नहीं सके। ठीक है, सो हम लोग आज ये स्टार्ट करते हैं। आप जब टेस्ट करेंगे उसमें जब कभी एमसीक्यूज आएंगे, अगर हम डिस्कशन का मौका मिलता है तो हम उसको वहां पे डील कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटे जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स। और बायो एनर्जेटिक्स मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप का नाम है। ये आपके पास दो रिएक्शन के दरमियान में एनालिसिस है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन डील होती है। अच्छा, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर प्रोसीड हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में होने वाला ये रिएक्शन दो जोन्स के अंदर होता है। प्राइमरीली हम लोग बात ये पढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, और ये स्टैक्ड ऑफ थैलाकॉइड जो है ये फॉर्म करता है एक ग्रानम। जब कभी मेरे बेटे लाइट यहाँ पर फॉल करती है तो इस लाइट की फोटोन की प्रेजेंस में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल की लाइसिस होती है, और यहाँ से मेरे बेटे ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हुई। मोरोवर हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि आपके पास इस रिएक्शन के अंदर NADP के मॉलिक्यूल्स को हमने कन्वर्ट किया NADPH प्लस हाइड्रोजन आइंस में, या हम लोगों ने ADP के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया ATP के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इन एनर्जी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स को हम लोग यूज करते रहे एक साइकिल में, विच इज नेम्ड एज कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल के अंदर हम लोगों ने एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप किया, और इसके बाद यहां से हम लोगों ने ग्लूकोज को फॉर्म किया C6H12O6। यानी आई मीन टू से दैट कि आपके पास फोटोसिंथेसिस में हमने इस लाइट को इस ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर पैक कर दिया, और इस लाइट से हमने ऑक्सीजन को रिलीज किया।
दूसरे नंबर पे वो रिएक्शन जो आपके पास यहाँ पे प्रोसीड होते हैं, इनको हम लोग रेस्पायरेशन के रिएक्शन कंसिडर करते हैं। रेस्पिरेटरी रिएक्शन बेटे आपके पास वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर यूं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन है, यूं आपके पास इनर मेम्ब्रेन है, और बेटे आपके पास आने वाली ये ग्लूकोज यहां पर ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट में कन्वर्ट होती है और इसको हम लोग यहाँ से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करते हैं। अल्टीमेटली एक साइकिल यहाँ पे प्रोसीड होता है जिसको आप लोग क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं। यहां से ये ग्लूकोज आपके पास यूज होने के बाद प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये वाली ऑक्सीजन आपके पास इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होती है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि आपके पास एस्पायरेशन। जी बेटे, यस 100% माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और अगर आप सिर्फ एक एंजाइम की बात करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम ऐसा है जो सिर्फ उसकी मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इस वजह से ये हमने मेम्ब्रेन के साथ आप देखें एसोसिएट करके दिखाया, राइट। सो हम लोग ये बात बेटे पढ़ते हैं कि आपके पास इस रेस्पिरेशन रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज यूटिलाइज होती है, और इस तरह से ये साइड बाय साइड दोनों रिएक्शन चलते रहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, तो आप डेफिनेटली ये कहोगे कि आपके पास फोटोसिंथेसिस असल में एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। अगर बेटे आपसे कोई ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास हाई एनर्जी बॉन्ड्स बनते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कार्बन की रिडक्शन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये चूंकि साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इस वजह से इसको हम लोग रीडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। या बेटे अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये रिएक्शन कहां पे प्रोसीड होता है, तो दिस प्रोसीड्स इन क्लोरोप्लास्ट। ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोबेबली आपके पास ये वो रिएक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पर प्रोसीड होता है। ये आपके पास वो रिएक्शन है जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर चलता है। इसके साथ अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन आपके पास बेटे इसके कंपैरिजन में एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आप चीजों को ब्रेक करते हो, ना सिर्फ चीजों को ब्रेक करते हो बल्कि उसको ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करते हो। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो होता है जिसके अंदर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन करते हो। यहाँ पे आप फॉर्मेशन करते थे, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ऑक्सीडेशन होती है। इस वजह से हम लोग ये बात करते हैं कि ये प्राइमरीली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हालांकि यहाँ पर भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन चूंकि ये पेपर का एमसीक्यू है, बुक की लाइन है, सो हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये प्राइमरीली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है, रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है अगर एनारोबिक हो, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इसके ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स हैं, जबकि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स की बात में आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो आप उस सूरत में ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड या एथेनॉल भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास ये वो रिएक्शन है जो कि डे एंड नाइट चलता है, और ये वो रिएक्शन है जो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में प्रोसीड होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि आपके पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यूज होते हैं, और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से यहां से आने वाली एनर्जी को, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पास यहां पर आती है, उसको अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज के अंदर या एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज करते हो। तो इस क्वांटिटेटिव एनर्जी रिलेशनशिप को हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं, सॉरी बायोएनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। हम लोग ये कहेंगे कि आज चूंकि हम डिटेल में बात को डिस्कस करेंगे और वो होगी फोटोसिंथेसिस, और खास तौर पे जब कभी आप बेटे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन करते हो तो हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्शन असल में बेस ही दो चीजों के ऊपर करता है, जिसमें से एक रिएक्शन का पार्ट होता है जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है, और एक रिएक्शन का वो पार्ट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। जब कभी आप फोटो पार्ट की बात करते हो तो हम कहते हैं कि जी इसके अंदर फोटोन यूज होते हैं, और जब कभी आप फोटॉन्स की बात करते हो तो समझ ये आती है कि फोटॉन्स वो एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन में रोल प्ले करते हैं। यानी बेसिकली यहां पर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको फोटॉन्स की जरूरत है। अगर फोटोसिंथेसिस की बेटे आप डेफिनेशन करना चाहो तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन इस तरह से लिखी जा सकती है कि ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे इनऑर्गेनिक और एनर्जी पुअर और ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज जैसे C6H12O6 जैसे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। आप इसे ऑर्गेनिक एनर्जी
रिच रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं। सो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं उसमें हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन कर रहे हो और मेरे बेटे आप वाटर को चूंकि स्प्लिट करते हो तो इस वजह से इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बारहा ये बात बताई कि ये रिएक्शन लाइट के बगैर नहीं हो सकता और लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर ऑपरेट करती है। और अगर हम अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ें तो हम लोग ये कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस बेटे एक रिडॉक्स रिएक्शन है, रेड ऑक्स रिएक्शन है। ये एक आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आप इनऑर्गेनिक एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑर्गेनिक एनर्जी रिच रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग लाइट को हम यूं डील करते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जब कभी भी आप फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटे फोटो पार्ट को डिस्कस करोगे तो हम लोग ये कहेंगे कि लाइट एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करूं और मैं आपसे ये कहूं कि बेटे आपके पास यहां पर कोई एक पर्टिकुलर सरफेस है और इस सरफेस तक ये कोई एक ए लाइट फॉल करती है और ये सरफेस अगर लेट सपोज ऐसी है कि जिसमें से लाइट पास कर जाती है तो हम कहते हैं दिस इज टर्म डेथ कि ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट कर गई है। यहाँ बेटे आपके लाइट का किसी पर्टिकुलर सरफेस के साथ ये रिलेशन हो सकता है कि वहां पर लाइट जाए और वो सरफेस चूंकि डेंसर थी तो वहां से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए, या लाइट आपके पास किसी सरफेस के साथ यूं डील कर सकती है कि लाइट उस सरफेस के ऊपर जाकर एब्जॉर्ब हो जाए और या फिर लाइट आपके पास किसी सरफेस पे जाकर फॉल करे और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। जब कभी भी बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि लाइट किसी सरफेस पे जाके फॉल करती है और वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर मौजूद पिगमेंट या वहां पर मौजूद इंग्रेडिएंट के लिए वो लाइट जरूरी थी, इसलिए उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आप ये कहते हो कि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए बड़े जरूरी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं, तो पिगमेंट वो मॉलिक्यूल होता है जो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जब कभी भी आप लाइट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की बात करोगे आप हमेशा उसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस के ऊपर जाओगे। हम लोग जब कभी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालिसिस की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि भाई ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेरे बेटे होते क्या हैं? उसने कहा देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या चीज है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर असल में आपके पास लेट सपोज ये किवेट है, राइट, और यहां पर मैंने कोई एक फोटो डिटेक्टर रखा है, राइट, दिस इज फोटो डिटेक्टर। ये आपके पास कोई फोटो डिटेक्टर है, राइट। अब हो ये रहा है कि अगर आप किसी एक सोर्स से लाइट प्रोड्यूस करते हो और हम ये कहते हैं कि जी इस सोर्स से हर किस्म की लाइट है जो प्रोड्यूस होती है, अगर आप यहाँ पर मुख्तलिफ वेव लेंथ की लाइट पास करते हो, ये एक क्यूबिट है, एक आपके पास चैम्बर है जो कि इंतहाई क्लियर, और आपने इस चैम्बर के अंदर बेटे प्लेस कर रखे हैं कुछ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल जो आपने प्लेस करके रखे हैं ये वो पिगमेंट्स हैं।
अब जब कभी आप इसको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को यहाँ पर पास करते हो और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ की लाइट जब यहाँ से पास आउट करती हैं, तो बेटे लाइट के अंदर से कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो लाइट्स जो आपके पास इस रीजन पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और यहाँ पर जाके फॉल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट यहाँ से पास कर गई, फॉल कर गई, ये लाइट यहाँ से पास करके यहाँ पे फॉल कर गई, ये वाली लाइट यहाँ पे फॉल नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये वो लाइट है जो इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली है। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम लोग यूज करते हैं किसी भी पिगमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए कि वो पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि हमारा एक कंसिडरेशन है कि आपके पास ये पिगमेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि भाई आपके पास ये जो पिगमेंट मौजूद हैं ये आपके पास प्लांट के ग्रीन पार्ट के ऊपर होते हैं। तो जब कभी आप ये बात पढ़ोगे कि ग्रीन पार्ट पे कौन से सेक्शंस हैं, तो हम कहेंगे जी डेफिनेटली ग्रीन पार्ट के अंदर लीव्स में ये पिगमेंट होते होंगे। बेटे जब आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप ये कहते हो कि लीफ के अंदर सारे के सारे सेल तो लाइट को पिगमेंट कंटेन नहीं करते। हाँ, कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम लोग मीजोफिल सेल्स का नाम देते हैं, और ये मीजोफिल सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि पिगमेंट कंटेन करते हैं। लेटर ऑन जब हम इससे भी ज्यादा डीप जाना शुरू करते हैं तो हम लोग ये बात सीखते हैं कि बेटे मीजोफिल सेल के अंदर स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल होते हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, और ये आपके पास किसी सेल में 20 से 100 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। उसने कहा जी अगर आप कभी क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल तरह के ग्राना मौजूद होता है, और ग्राना के ऊपर स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन होती हैं जिनको हम लोग थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस वो प्लेस होती है बेटे जिसके पास स्पेशल काइंड ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट कोई भी ऐसी चीज होती है बेटे जो कलर इंपार्ट करती है। सो इस बेस पे हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि आपके पास पिगमेंट कोई भी ऐसी चीज है जो प्लांट को कलर देती है। वो कहता है ये पिगमेंट कितनी तरह के होते हैं। उसने कहा कि अगर आप पिगमेंट की बात करते हो तो ये पिगमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं। दीज पिगमेंट्स आर ईदर necessary photosynthetic pigment or they may be accessory photosynthetic pigment। जैसे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि भाई नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपके पास कौन सा पिगमेंट होता है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस चल ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर उसका जो ओनर है वो शायद एक नेसेसरी इंडिविजुअल है जो कि उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ एक शख्स को फैक्ट्री चलाना पड़े क्योंकि उसने शायद उस फैक्ट्री को रन करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसने फैक्ट्री को बिल्टअप करते 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 वो इस मुकाम पर उस फैक्ट्री को लेके आया कि वो फैक्ट्री को बड़ा बेहतरीन तौर पे रन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी फैक्ट्री बढ़ती गई उसने अपने साथ बहुत से एम्प्लॉय हायर करने शुरू किए। वो एम्प्लॉय अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और वो सारी एनर्जीज को, सारे टास्क को उस एक नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तक ट्रांसफर करते हैं जिसका फायदा ओवरऑल सभी को होता है। लेकिन हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आपके पास वो एसेसरी पिगमेंट कम करते चले जाएंगे तो उस नेसेसरी इंडिविजुअल का फंक्शनिंग या उस नेसेसरी इंडिविजुअल की एक्टिविटी कम होती चली जाएगी। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आप एक नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और आप एक पेपर को हल करने के लिए बैठे हैं। आपको उन 17 एमसीक्यूज में से सिर्फ 5 एमसीक्यू आते हैं। आप अपने दूसरे दोस्तों से उसको चीट करते हैं और 17 के 17 एमसीक्यूज डन करके आ जाते हैं। आप एक नेसेसरी पिगमेंट है लेकिन ये सारे के सारे जो एसोसिएट हैं
इसने आपके एक्शन स्पेक्ट्रम को बढ़ा दिया है। वो कहते हैं जी अगर आप सिर्फ नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करोगे तो वो आपके पास होगा सिर्फ क्लोरोफिल ए।